Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 का। आई होप आपको प्रीवियस पार्ट अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप उसको दोबारा जाकर देख लीजिए। और अगर आपको 6th क्लास और 7th क्लास की भी NCERT पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको वहाँ से कवर कर लीजिएगा। और 8th क्लास के चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिल जाएगी। और चलिए अब पढ़ते हैं मुनरो व्यवस्था। मुनरो ने क्या व्यवस्था करने की कोशिश की थी? पहले अप्लाई की गई स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था। अब उन लोगों ने एक नई व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जिसको नाम दिया गया रैयतवारी व्यवस्था या फिर रैयतवार। रैयतवारी व्यवस्था का मतलब है किसानों को दक्षिण भारत में रैयत बोला जाता था। अब किसानों के ऊपर ये वाली या फिर किसानों की ज़मीनों के ऊपर ये वाली व्यवस्था लागू की गई, इस वजह से इस व्यवस्था का नाम रखा गया रैयतवारी व्यवस्था। और ये सजेशन दिया किसने था? टॉमस मुनरो ने। और ये वाली व्यवस्था धीरे धीरे करके दक्षिण भारत पर, पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो, यहाँ पे दो लोग थे, रीड और मुनरो। पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत ज़मींदार नहीं थे, मतलब कि जिसको हम पर्टिकुलर एक बेसिस पे ज़मींदार बोल सके, ऐसे करके ज़मींदार दक्षिण भारत में उन लोगों को अवेलेबल नहीं होंगे। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि अब हम राजस्व वसूली का जो भी सारा काम है वो हम पीढ़ियों से जो ज़मीनों पे खेती करते आ रहे हैं उन वाले किसानों को देंगे या फिर उन रैयतों को देंगे। और उनका मानना था कि हमें अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो टैक्स कलेक्ट करने से पहले हमें उनके खेतों की अच्छे से अलग से सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करना चाहिए। बल्कि मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए ताकि वे ज़्यादातर उत्पादन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा और बिल्कुल टाइम पे अपना राजस्व पे कर सके। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि नई व्यवस्था लागू होने के सिर्फ कुछ साल बाद उसमें प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगी। यहाँ भी सेम सिस्टम था। टैक्स रेट था बहुत ज़्यादा हाई, किसान पे इसको नहीं कर पा रहे थे। तो किसान जो कि रैयत थे वो किसान गांव छोड़ छोड़ के भागे जा रहे थे, गांव वीरान हो चुके थे। और आशावादी जो ऑफिसर्स थे, मतलब कि जो भी खेतों वगैरह पे खेतों का काम संभालने का जिस भी ऑफिसर के अंडर में आता था, उन लोगों को उम्मीद थी कि जो ये नई वाली व्यवस्था हम लाए ना, बड़ी धांसू व्यवस्था है, कोई इसको टैकल ही नहीं कर सकता। हमारी व्यवस्था सबसे बेस्ट व्यवस्था है, आज तक के मतलब ऐसी व्यवस्था हम लाए आज तक कोई लाया ही नहीं, बेस्ट होगा। बट ना, रिजल्ट तो अपोजिट आया। किसान गांव छोड़ के चले गए क्योंकि किसान राजस्व चुका ही नहीं पा रहे थे। रैयत गांवों से भाग रहे थे, किसान गांवों से भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि गांव में एकमात्र साधन है रोजी रोटी का खेती करना, और उसी खेती से आपको कोई इनकम ही नहीं हो रही, तो वहाँ टिक के क्या करोगे? सब लोग दूसरी जगह ही भागेंगे जहाँ पे कोई और रोज़गार मिल जाए, अपना परिवार वो लोग आराम से चला सके। इस वजह से ये वाली व्यवस्था भी नहीं काम कर पाई। कुछ टाइम बाद जब थोड़ा सा बेचारे अंग्रेज़ों के माइंड को रिलैक्स मिला होगा, उन्होंने ध्यान दिया कि हमारे जो ज़मीन है उन लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से भी फसल पैदा कर सकती है। ठीक है, तो उन लोगों ने अफीम मतलब नशा और नील, बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे थी इस चीज़ की खेती, बहुत ज़्यादा वहाँ की डिमांड थी इसकी, मार्केट में मतलब बाज़ार में बहुत ज़्यादा लोग इसको मांग रहे थे। ठीक है, ज़्यादा वहाँ की डिमांड होने की वजह से उन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया कि हमारे देश की जनता अफीम और नील की खेती करे।
मतलब ऐसे फसलों की खेती करें जिससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो, जो मार्केट में हाई प्राइसेस पे बिक सके और अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो जाए, किसानों का बाद में देखेंगे। कुछ ऐसा उन लोगों का मानना था। फिर लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल को उगाने के लिए मजबूर ही करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, असम की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। संयुक्त प्रांत मतलब वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल, ये सारी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। गाइस, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक पॉइंट क्लियर पहले ही कर देना चाहती हूँ। संयुक्त प्रांत को इंग्लिश में क्या बोला जाता था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, मतलब यूपी को आज हम जो उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, वो अंग्रेज़ों के टाइम में वो यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब संयुक्त प्रांत कहलाते थे। फिर आज़ादी के बाद इसका नाम यूपी ही रखा गया, बट इसकी फुल फॉर्म चेंज कर दी गई। फिर इस एरिया को उत्तर प्रदेश बोला जाने लगा। ठीक है जी, अब हम एक पॉइंट समझते हैं, रंग का इतिहास। क्या रंगों का भी कोई इतिहास रहा है? आइए देखते हैं। हम यहाँ पे ना 2 पिक्चर्स देख रहे हैं। ठीक है, एक तो है 20वीं सदी भारत का और एक है 19वीं सदी इंग्लैंड का। दोनों में ये आप नोटिस कर रहे होगे कि ये ना ब्लू कलर आप लोगों को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि उस टाइम में ब्लू कलर की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और जो ये ब्लू कलर होता था ना, उसको ही आम तौर पे नील बोला जाता था। ठीक है, अब इसको पैदा कैसे किया जाता था? हमारे इंडिया में हमने क्या पढ़ा कि नील की खेती की जाती थी। नील की खेती मतलब पौधों से ये वाला कलर हमको मिलता था। ठीक है, इवन ये भी पॉसिबल है कि ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया, छाप मतलब प्रिंट्स में इस्तेमाल किया गया जो नीला रंग था ना, वो इंडिया में उगने वाली नील के पौधे से ही तैयार किया जाता था। उस समय इंडिया दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। वो तो हो गई क्योंकि अंग्रेज जब मजबूर करते थे किसानों को यही फसल उगाने के लिए, इसी की खेती करने के लिए, ताकि अंग्रेजों को बहुत फ़ायदा हो सके। और हमने अभी पढ़ा भी था कि नील की इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा मांग थी। इस वजह से अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि हमारे जो भारतीय किसान हैं वो खेती पे ज़्यादा जोर दें। ठीक, वो भी व्यापारिक फसलों की खेती पे। इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय नील की मांग क्यों थी? रीज़न था क्योंकि जो नील का पौधा था वो उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। अब आप कहोगे ये उष्ण कटिबंधीय इलाके कौन होते हैं? भाई, कुछ को तो पता होगा और कुछ को नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो ये पार्ट है ज्योग्राफी का, जिससे हमारी जो पृथ्वी है उसको है ना कुछ कटिबंध इलाकों में बांटा गया है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके कि कहाँ पे किस टाइप की जलवायु हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है ना वो इस वाले एरिया में लाया करता है, और ये वाला जो एरिया है बहुत अच्छा होता है नील का पौधा उगाने के लिए। और जो अंग्रेज है, जो इंग्लैंड है, वो इस वाले एरिया में लाया करता है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी नील की खेती करने में। तो 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन का कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। बट जो भारतीय नील था ना, बहुत ही थोड़ी मात्रा में यूरोप के बाज़ारों में पहुंचता था। कीमतें भी बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वोड नामक एक पौधे पे निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, और वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता। वोड जो पौधा था शीतोष्ण एरिया में बहुत अच्छे से उग जाता था, बट
जो नीला कलर था ना, वो ना बहुत तेज और चटक कलर देता था नीला। और जो वुड नामक पौधे से मिलने वाला रंग था बहुत ही कम ब्राइट, मतलब बहुत ही कम चमकीला और फीका सा बेजान सा होता था। इसलिए रंगाई करने वाले लोग नील को ही ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक। और नील के साथ प्रतिस्पर्धा से, उससे कंपटीशन से यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पे दबाव डाला कि वे नील के आयात पे पाबंदी लगा दें। क्यों? क्योंकि अगर नील दूसरे देश से आने लगा तो अपने देश में जो उगने वाला वुड का पौधा है, जो बहुत आराम से मिल जाता है, उसकी सेल ही नहीं होगी, खेती गिर जाएगी और वहाँ के किसानों को लॉस हो जाएगा फिर। ठीक है। बट लोग पसंद, जो मतलब कपड़ा रंगने वाले लोग थे, वो किसको पसंद करते थे? वो तो नील को ही पसंद करते थे, क्योंकि बहुत अच्छा कलर देता था नील। बट फिर यहाँ पे हो गया कंपटीशन हाई। तो जो उत्पादक थे, कपड़ा बनाने वाले लोग थे, उसको प्रिंट करने वाले लोग थे, उन लोगों ने मजबूर कर दिया अपनी सरकारों को कि भाई नील के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, आप इसमें ढील दो। ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने मजबूर कर दिया अपनी सरकारों को वहाँ की पाबंदी में ढील देने के लिए। और कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली और जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। और उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में भी नील के बागान सामने आए। ठीक है। अब वहाँ के लोगों ने भी नील की खेती करनी शुरू कर दी और अपना उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और भी ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम पढ़ते हैं और सुना भी होगा। तो उसके बाद कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। ठीक है। और कपड़ों की रंगाई की मांग और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि लोग सिंपल कपड़े तो पहनना पसंद नहीं करेंगे, प्रिंटिंग उनको उस पर चाहिए, और प्रिंट के लिए उनको चाहिए ब्लू कलर, और ब्लू कलर के लिए चाहिए भारतीय नील। ठीक। इसलिए नील की खेती अब बढ़ने लगी। और जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। भाई कोई उस टाइम के रीज़न रहे होंगे, इस वजह से वहाँ पे उस टाइम जो लोगों को नील मिल रहा था उससे उसको काम नहीं हो पा रहा था, वो नील की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। ठीक है। अब जहाँ से उनको बड़े आसानी से मिल सकता था नील, वहाँ से तो मिल नहीं रहा। और 1783 से लेकर 1789 के बीच में दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ठीक है। इस वजह से जो ब्रिटेन के लोग थे, जो कपड़ा रंगने वाले थे, अब बहुत ही ज़्यादा बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। और ये नील मिल कहाँ से सकता था, ये हम पढ़ेंगे हमारी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो छोटी छोटी इसलिए बनाई जा रही है ताकि